गुड आफ्टरनून सर। जी आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। आप ताबिश हैं? यस सर। ताबिश कंफर्टेबल हैं? यस जस्ट। आप हिंदी में बात करना चाहेंगे? जी सर। ओके। सो ताबिश, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हम लोग तमाम कोविड सुरक्षा जो मानक हैं उनका पालन करने की कोशिश कर रहे जी हैं। सर। इसी वजह से आपके और हमारे बीच पर्याप्त अंतर रखा गया जी है सर। ताकि आप सुरक्षित महसूस करें। हम लोग मास्क केवल उस स्थिति में उतार रहे हैं जब बात कर रहे हैं, अन्यथा हम लोग मास्क लगा कर ही बैठे हैं। और आपके पास भी ये विकल्प, यदि आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बिना मास्क के ज़्यादा सहज होंगे तो आप मास्क उतार सकते हैं। कंफर्टेबल इन मास्क ऑल्सो। आप और अगर मास्क लगा के इंटरव्यू देना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं। यस आई एम कंफर्टेबल। यू कंफर्टेबल विद मास्क? यस। ओके, जस्ट रिमूव योर मास्क सो दैट आई कैन वेरीफाई यू। और उसके बाद आप ताबिश हैं जो कि मूलतः नालंदा से हैं, बिहार जी सर। शरीफ से। ठीक है। आई कैन गिव। हाँ, आपकी इच्छा है, आप पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, और जी। नहीं ऐसे सही है तो ऐसे भी ठीक है। ठीक है ताबिश, तो बातचीत शुरू करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि का कोई उल्लेख किए बिना अपना परिचय दें। सर मैं नालंदा बिहार शरीफ से बिलोंग करता हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन नालंदा बिहार से ही हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जयपुर राजस्थान से किया है। 2016 में मैं ग्रेजुएट हुई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड ये मेरा बीपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट है। तबिश, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। यस सर। आपने ये परीक्षा समाजशास्त्र के साथ दी है, जी सर। जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। यस सर। ये अपने मूल विषय, अपने प्रथम प्रेम के साथ आपने ऐसी धोखेबाजी क्यों की? नहीं सर, मेरा प्रथम प्रेम सिविल सर्विसेज ही था। ये मैंने ग्रेजुएशन एज अ प्रोफेशनल डिग्री, क्योंकि ग्रेजुएशन करना होता है आपको सिविल सर्विसेज में अप्लाई करने के लिए, तो एक प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था। लेकिन 4 साल में आपके मन में उसके प्रति कोई अनुराग पैदा नहीं हुआ? नो सर, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लगाव था, मुझे पसंद है मैकेनिकल, तभी मैंने मैकेनिकल ऑप्ट किया, दूसरी ब्रांचेस नहीं लिए। लेकिन ये मेरा प्रैग्मेटिक डिसीजन था कि मैं सोशोलॉजी से सिविल सर्विसेज लिखूं, बिकॉज सोशोलॉजी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो इसलिए मैंने सोशोलॉजी ऑप्ट किया। ओके, बट एज यू सेड कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदरवाइज पसंद है। यस सर। बातचीत कर पाएंगे या छोड़ दें? यस सर। कर पाएंगे। मुझे बताइए कि व्हाई डू वी सुपर हीट? किसी भी बॉयलर में यस सर। हम एक सुपर हीटर क्यों लगाते हैं? सर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो जो बॉयलर्स काम करते हैं उसमें स्टीम एक ऑप्टिमम मैक्सिमम टेम्परेचर तक जाता है, उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। रीहीट करके या सुपर हीट करके हम उसकी एफिशिएंसी को बेसिकली बढ़ाते हैं, जैसे नॉर्मल बॉयलर्स को हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स बना देते हैं। तो ये सुपर हीटर्स, अगर स्टीम की एक क्रिटिकल पहले से टेम्परेचर है ही, तो उसे दोबारा से हीट कैसे कर पाते हैं? सर वापस उसको रीचैनलाइज करके जब वो टरबाइन से वापस लौटती है हीटर, वो स्टीम, तो उसके बाद उसको वापस रीहीट करके हम उसको बॉयलर में डालते हैं, ताकि वो जो है वेस्टेज भी कम हो एक तो, और उसका मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। चलिए एक बार देख लीजिएगा। आप मूलतः आप बिहार शरीफ से ही आते हैं। जी सर। आपने बिहार शरीफ में अलग अलग जगहें हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि कागजी मोहल्ला जी आपकी जगह है। जी सर। खूबसूरत नाम है, क्या मतलब हुआ इस पर? सर वहाँ पे पहले पेपर मिल थी, काफ़ी पहले, अराउंड 4 to 5 डिकेड्स पहले वहाँ पे पेपर मिल्स हुआ करते थे, जो अब नहीं है, तो उसकी वजह से उसका नाम कागज़ी पड़ा, कागज़ से कागज़ी। गुड। बताइए जरा, कागज़ का क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है? सॉरी सर। कैसे, कागज़ है क्या चीज़? कागज़ बेसिकली वुडन पल्प से बनते हैं। पल्प के किस कंपोनेंट से कागज़ बनता है? क्योंकि पानी तो उससे निकाल दिया जाता है, क्या बचता है उसमें? सॉरी सर मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, बता पाएंगे। सेल्यूलोज और सेक्रोज में क्या अंतर है? सर आई नीड टू ब्रश अप। अच्छा, यूनिट ब्रश। चलिए छोड़ देते, कोई समाजशास्त्र यस सर। आपका अपना विषय, अच्छे से पढ़ा भी जी होगा सर। आपने। मुझे ऐसी 3 किताबें बताइए जो आपने पढ़ी हैं और कुंजी नहीं, गाइड नहीं, जी सर। समाजशास्त्र की किताबें। रिट्ज़र, रिट्ज़र। क्या किताब का नाम बताइए? सर सोशोलॉजिकल थॉट बाय रिट्ज़र। जी, और? उसके बाद हार्लम्बॉस,
इट्स एन और हार्लम्बोस जो है 2 तरह के वॉल्यूम में आती है, एक ब्लू हार्लम्बोस है, एक ऑरेंज हार्लम्बोस है। मैंने ऑरेंज हार्लम्बोस पढ़ी है ठीक है। सर। फिलहाल तो मैंने 2 ही पढ़ी है, बाकी फिर मैंने इग्नू के नोट्स और मैंने कोचिंग ली थी तो उसके नोट्स पढ़े। मुझे बताइए कि सोशोलॉजिकली थिंकिंग, जब हम कास्ट को रेस से, यस सर। नस्ल को जाति से जब हम उसकी तुलना करते हैं, तो उसमें मीटिंग ग्राउंड्स क्या हैं, समानताएं क्या हैं? सर पहला तो जो दोनों में ही डिफरेंशिएशन का एक डिस्क्रिमिनेशन का वो बोध आता है। रेस के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन होते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, और कास्ट के बेसिस पे भी होते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। दोनों एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी मार्कर को डिनोट करता है। रेस भी एक आइडेंटिटी को शो करता है, कास्ट भी एक आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक। और दोनों से सोसाइटी में स्टेटस डिफाइन होता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी है जो एक हिरार्की। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए, जैसा आपने कहा, कास्ट एक फैक्टर है। यस सर। इसके अलावा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अन्य मानक कौन कौन से? सर पावर है, स्टेटस है, क्लास है। क्लास, कास्ट, यस सर। मनी, पावर, स्टेटस, जेंडर। जेंडर। मुझे बताइए क्या है सोशियोलॉजी पैट्रियार्की की? सर पैट्रियार्की एक सोशोलॉजिकल थॉट है जिसमें कि सालों से जो मेन ऑफ द सोसाइटी है उनको एक अपर हैंड है, और विमेन जो है वो सब्जुगेट हैं टू द मेन, और ठीक, सबऑर्डिनेट। तबिश, यस आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर। ब्राइटनेस। चमक। यस। अच्छा, ये बताएं कि बिहार में और भारत में दोनों स्तरों पर हाल के वर्षों में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती जा रही है। यस सर। क्यों? सर पोस्ट लिबरलाइजेशन जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1991 में, उसके बाद से जो फॉरेन फंड्स आए, फॉरेन एफडीआईज आए, तो उससे जो कैपिटलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, लेकिन उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्विटी के साथ नहीं हुआ। जो उसका ग्रोथ होना चाहिए था तो वो ग्रोथ हुआ नहीं, जॉबलेस ग्रोथ रहा बाय लार्ज, बिकॉज कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन, मशीन्स के ज़्यादा यूज़ होने लगे, लेबर्स का यूज़ कम होने लगा, प्लस एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सर इकोनॉमी में घट गया। और इंडिया और बिहार खासकर एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे जैसे खासकर बिहार में सर 78% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो जब एग्रीकल्चर का रोल ही इकोनॉमी में कम हो गया तो इस वजह से जो इनकम है उनके वो भी कम हो गए। और बाय लार्ज सर बिहार एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं हम उसको, बिहार को, बिकॉज रेमिटांसेस से चलता है। जो प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं वो रेमिटांस भेजते हैं, और उससे बिहार की इकोनॉमी बाय लार्ज चलती है, जो रूरल इकोनॉमी है। ये तो केरल के बारे में भी कहा सकता है, लेकिन केरल उतना पिछड़ा राज्य नहीं है जितना सर बिहार। केरल के जो माइग्रेंट्स है वो स्किल्ड है, वो गल्फ़ में या जहाँ भी जाते हैं वो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, तो वो जो है उनके रेमिटांसेस भी ज़्यादा आते हैं कंपैरेटिवली। बिहार के जो लेबर, मोस्टली लेबर क्लास माइग्रेट करते हैं, तो वो रेमिटांसेस उतना नहीं होता। बिहार अपने लोगों को प्रशिक्षण क्यों नहीं दे पा रहा है? सर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के थ्रू भी, और इवन बिहार सरकार के जो अपने 7 निश्चय हैं उसमें जो पहला निश्चय है आर्थिक हल युवाओं को बल, तो उसके अंदर भी हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे कोविड में जो लोग, ये तो सारी सरकारें कहती रहती हैं कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, यस सर, लेकिन नतीजे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। सर दोनों साइड से है। जैसे कि यूथ जो है, एक तो पॉवर्टी, और काफ़ी ज़्यादा बिहार में जो पॉवर्टी है, फिर इवन बैकवर्डनेस जो है, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से स्टूडेंट्स भी सामने से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आते, वो जल्दी ड्रॉप आउट हो जाते हैं और काम के वोकेशनल कोर्सेज करके काम करने लग जाते हैं। तो एक इधर से भी नहीं हो रहा, दूसरी गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, तो ऑफ लेट काफ़ी लेट शुरू हुआ है, बीच में नहीं हो रहा था, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। बट आई होप कि वो नियर फ्यूचर जल्दी हो जाएगा, बिकॉज अभी पैंडेमिक में जो भी वर्कर्स है, जो भी बाहर है, उनकी स्किल मैपिंग हो रही है, तो स्किल मैपिंग करके हम उनको उनके अप्रोप्रिएट स्किल के हिसाब से भी जॉब देंगे, और जिनकी कमी होगी तो उनको वापस उनकी रीस्किलिंग भी की जाएगी। ये बात वर्तमान सरकार की नहीं है, बात है पिछले 20-30 वर्षों से या 40 वर्षों से। यस सर। बिहार में शिक्षा पे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था जी उतना सर। नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बिहार के विद्यार्थी बाहर जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जी अन्य सर। प्रांतों में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर रोजगार के लिए भी बाहर ही जाते हैं। जी सर। तो आखिर बिहार सरकार चाहे जो भी नेतृत्व करता रहा हो, इन सब मूलभूत ज़रूरतों पर ध्यान क्यों नहीं देती है? सर कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में लेक्यूनास थे 1970s के बाद से, जब से फ्रेट इक्वलाइजेशन लेवाई और बाकी जो भी पॉलिसीज़ आई, तो उनके वजह से जो है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुका, और उसका इम्पैक्ट सोशल और इकोनॉमिक पे पड़ा है बिहार के। तो बाई लार्ज उस वजह से बिहार भी पीछे है। हालांकि गवर्नमेंट अपने इस साल के बजट में भी 20,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया उन्होंने एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे भी,
बेसिकली न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको अपने जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी स्किलिंग और लेकिन बाकी लग तो चीज़ें नहीं हो रहा कि सकती हैं। सरकार सीरियस है, क्योंकि अभी भी स्कूलों में नकल हो रही है, अभी भी विद्यार्थी ईमानदारी से परीक्षा नहीं दे रहे हैं। अगर वो सीखेंगे नहीं, स्कूल में सीखेंगे नहीं, यस तो पैसे खर्च करने से क्या फ़ायदा फिर? सर, अभी एक मॉडल रिसेंटली नहीं 3-4 साल पहले एक मॉडल, बांका मॉडल काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो ई लर्निंग का बेसिकली कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे बांका में ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है पूरे बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर रही है। प्लस इस साल के बजट में हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंजीनियरिंग टेली कॉलेज। डेंसिटी कितनी है बिहार में? सर, अर्बन में 149 है, रूरल में 42 है। 42% लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है, जी तो ई लर्निंग की पहुंच कितनी दूर तक जाएगी? सर, ई लर्निंग का तो बाद में जैसे गवर्नमेंट भी टैब्स के थ्रू टैब्स प्रोवाइड करेंगी, सब्सिडाइज टैब, लेकिन प्लस टेली डेंसिटी ही 42 है, प्लस इसका सर मतलब कि वाईफाई। 58 व्यक्तियों के पास तो कनेक्शन ही नहीं है। जी सर, बिल्कुल सर, उनको कनेक्शन देना ज़रूरी है। तो भारत नेट के थ्रू जो यूसुफ काम कर रहा है, वो ग्राम पंचायतों में वाईफाई कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रहा है। प्लस प्रधानमंत्री वानी जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल रीच को बढ़ाने के ही तरफ ही एक कदम है। तो इनसे डिजिटल लर्निंग में बाद में हेल्प मिलेगी। अभी डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ हैं, उन पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। जनसंख्या वृद्धि भी बिहार की बहुत ऊंची है, यस सर, क्या सरकार उसमें स्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल सर। कैसे हम जनसंख्या में स्थिरता कैसे पैदा कर सकते हैं? सर, पहले तो जो ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट है, वो बिहार का अब तक की हिस्ट्री का जो लास्ट 10 साल का डिकेडल ग्रोथ है, वो सबसे कम था। तो कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन की तरफ है डिकेडल ग्रोथ, क्योंकि अर्लियर बहुत ज़्यादा था, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी, इस वजह से उसको कंट्रोल करने में भी टाइम लग रहा है, पर वो हो रहा है धीरे धीरे। प्लस गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी विमेन के ग्रेजुएट करने पे, लड़कियों को ग्रेजुएट करने में 50,000 का गवर्नमेंट एक रिवॉर्ड काइंड ऑफ दे रही है। तो उससे क्या होगा कि लेट मैरिजेस होंगे, जब लेट मैरिज होंगे तो जो फर्टिलिटी रेट है ऑटोमेटिकली कम होगी और पॉपुलेशन कम होगी अल्टीमेटली धीरे धीरे। ठीक। तबिश यस सर। तबिश मुझे बताएं, आपका गृह जनपद जो नालंदा है, जी सर। नालंदा से लगने वाले जनपद कौन कौन से हैं? सर, शेखपुरा, हम्म जहानाबाद, नवादा, हम्म अ, भागलपुर, भागलपुर लगता है। सॉरी सर, पटना, हम्म राइट नाउ में ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताएं, समाजशास्त्र आपका एक वैकल्पिक विषय है। मैक्स वेबर आइडियल टाइप की मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, जी क्या है ये आइडियल टाइप? सर, बेसिकली एक ये रिसर्च फ्रेमवर्क है। उन्होंने एक मोटा मोटी एक साँचा दे दिया है कि आप किसी भी चीज़ को स्टडी करें तो उसका एक आइडियल टाइप बनाएं, एक रिसर्च फ्रेमवर्क ठीक बनाएं, है। जिनका हेल्प बाकी अगर कोई उस पर रिसर्च करना चाहे वो तो कर उसको एज सकते ए हैं। रेफरेंस लेकर कर सकता है। ठीक है, बिहार की सोसाइटी पे अगर आप आइडियल टाइप का मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे यस सर। तो कैसे देखेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे? सर, पहले तो अगर बिहार की हिस्ट्री को, उसके कल्चरल हेरिटेज को अगर हम देखें तो उससे भी इंस्पिरेशन ड्रॉ की जा सकती है, तो आइडियल टाइप में उसका भी मेंशन किया जा सकता है। उसको आइडियल टाइप के क्या कंपोनेंट्स हैं? सर, एक तो कंसिस्टेंसी, मतलब उस, सॉरी सर, आई एम नॉट रिकॉलिंग। ठीक है, क्या ये जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ये आइडियल टाइप पे ही आधारित है? यस सर, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की आइडियल टाइप दी थी, उन्होंने कोई ऐसा फिक्स्ड बिल्कुल थ्योरी नहीं दी थी, उनके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या इस मायने में मैक्स वेबर को प्लेटो के समकक्ष रखा जा सकता है? एक आदर्श की बात तो भी कर रहे हैं, क्या ये आदर्श पर ये आइडियल टाइप वही आदर्श, है? उन्होंने आइडियल टाइप में उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है, उनके हिसाब से कि इसके भी डिमेरिट्स हैं, लेकिन तो एक डेमोक्रेसी को जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है उसको संभालने के लिए ही फिलहाल एक बेस्ट मेथड है। और अगर उसका कोई क्रिटिसिज्म भी होता है आइडियल टाइप का, ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप का, खास के वेबर का आइडियल टाइप का, तो वो वैल्यू एडिशन ही होगा, वो उसको कोई नुकसान नहीं होगा उसके आइडियल टाइप को। और ऐसा हम प्लेटो में नहीं देख पाते। सर, मुझे प्लेटो का। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं? सर, लेटेंट फंक्शन वो होते हैं जो हिडन होते हैं। हाँ ठीक है, मैनिफेस्ट जो होते हैं वो सामने दिखते हैं। उदाहरण के साथ बताएं। उदाहरण सर, जैसे पॉवर्टी है तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस वो दिखती है, लेकिन उसके पीछे के जो डिसफंक्शंस हैं, जैसे पॉवर्टी की कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फंक्शनल भी है। जैसे अगर अमीर हैं तो उनके लिए पॉवर्टी, जो गरीब है वो एक तरह से फंक्शनल है, अगर कोई गरीब होगा तो ही उनके यहाँ काम करेगा। तो ये पॉवर्टी का एक हिडन फैक्ट है जो कि उसके डिसफंक्शंस को विथ रिस्पेक्ट टू रिचर सेक्शन वो शो करता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं?
सर रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनको काम करने के लिए अपने घर पे डोमेस्टिक कोर्स ये सब करने के लिए पुअर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको सैद्धांतिक तौर पे देखें तो ये तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, नहीं फिर तो गलत है सर, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ लेटेंट और मैनिफेस्ट का, कि जो एक सामने दिखता है वो मैनिफेस्ट होता ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ और Yes, sir. आइडेंटिटी, है। यस सर। तो अगर मैं ये कहूँ कि तबीश उस सिद्धांत को अपने ऊपर आरोपित करें, यस सर। एप्लीकेबिलिटी अगर उसकी हो, तो कैसे आप अपने सेल्फ और आइडेंटिटी को सुनिश्चित करते हैं या देख पाते हैं? सर सेल्फ वो होता है जो जनरलाइज्ड अदर से इन्फ्लुएंस होता है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारा जो इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, और उसके वजह से जो हमारी कॉन्शियसनेस शेप होती है। मैंने आपके बारे में बताया, आप सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं, मैं तबीश के बारे में बात कर रहा हूँ कि तबीश कैसे विजुलाइज करते हैं सेल्फ और आइडेंटिटी को। जैसे अगर मैं सेल्फ के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो मैं जैसे खुद को देखता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ मैं इंडिया का। मैं कॉन्स्टिट्यूशंस और बाकी लोगों को जो भी रोल मॉडल्स हैं उनको देखकर, मैं उनसे सीख कर अपने अंदर चेंजेस लाता हूँ, तो ये मेरा एक सेल्फ है। और आइडेंटिटी जो मेरी प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज़ है, जो मैं बाय बर्थ एस्क्राइब्ड लेकर आया हूँ, तो वो मेरी आइडेंटिटी है। दो तरीके की आइडेंटिटी बात की आपने, एक एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी आइडेंटिटी। इम्पोज्ड आइडेंटिटी, प्रिस्क्राइब्ड। एक है, सॉरी, एक कोई बात एस्क्राइब्ड। नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक नया एलिमेंट, एक नया मेट्रिक ऐड हुआ है, वो क्या है इन्वायरमेंट को देखते हुए? इस 2020 में, हाँ, 2020 में इसको PHDI कहते हैं। यहाँ पे P रिफर्स व्हाट, सुना है आपने? क्या आपने ध्यान दिया? HDI तो सुना, पर मैंने ये रिसेंट जो मैट्रिक ऐड हुए उनके उसके बारे में अच्छा, उसके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं कि एक न्यू टेस्ट किट ऐड हुई है, अभी खोजी गई है कोविड-19 के टेस्टिंग को लेके। Yes, sir. क्या नाम है इसका? सर किट्स तो काफ़ी हैं, जैसे एक जामिया ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कैस्पिट। अच्छा, कैस्पिट नाम से, वो सलाइवा बेस्ड कोविड टेस्ट है। ठीक है। फिर फेलूदा एक IT। मुझे बताएं कि ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड किसे भी दिया गया? सॉरी सर। नई जानकारी है, कोई बात नहीं। मेरा अंतिम प्रश्न आपके लिए, Yes. क्या एक उपयुक्त समय आ चुका है जब हम समान नागरिक संहिता के दौर में प्रवेश कर चुके हैं? सर इस पर्सनल लॉज के जो भी इश्यूज हैं तो उनको धीरे धीरे रेक्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अभी इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी चेंजेस आएंगे वो सोसाइटी के विद इन से आने चाहिए। अभी सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। हालांकि पर्सनल लॉज में जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का है या फिर हिंदू में अनडिवाइडेड फैमिली का है, इनहेरिटेंस राइट्स के बारे में, तो ये सब कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि फ़िलहाल जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनका कोडिफिकेशन किया जाए, और उसके बाद हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख के हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक DPSP भी है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को इसको इन द लॉन्ग रन तबिश। कंसीडर करना चाहिए। ओके तबिश, Yes, sir. तबिश, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो आज के दिन ब्रेक्जिट की क्या स्थिति है? क्या ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है या नहीं? नहीं सर, ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है यूरोपियन ये एग्जिट कब से इफेक्टिव है? सर ये डेडलाइन तो बढ़ रही थी, अभी मैंने ऑफ लेट इस पे, अगर वो बढ़ गई थी तो फिर वो एग्जिट कैसे कर चुका है? सर ऑफ लेट मैंने इस पे देखा। आज की डेट में आपके अनुसार ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है या नहीं? सर वो डील तो हो चुकी है फाइनल, लेकिन वो उनको एग्जैक्ट पता नहीं, वो अभी आपको नहीं पता कि ब्रिटेन किस स्टेटस क्या क्या एग्जैक्ट, वो मुझे अभी चलिए कोई बात। देखना पड़ेगा। अच्छा जी बताइए, आपने लिखा है कि आपको कुकिंग पसंद है। यस सर। मुझे बताइए कि कुकिंग के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं यस सर। उनमें बेकिंग यस सर। और स्टीम कुकिंग, यस सर। ये दोनों बिहार के कुजीन्स में कम देखने को मिलती है। नो सर, स्टीम कुकिंग तो बिहार के डिशेस में है। सिवाय एक पीठा के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं सुना बिहार है में स्टीम कुक होता हुआ। आप मुझे एनलाइटन कीजिए, मेरा एरिया नहीं पीठा है। के वैरायटीज ही हैं वो तो एक ही बात है, जैसे पीठा दाल कह दिया पीठा तो एक बार में निकल गया। और बेकिंग भी इलाज हमारे तरफ फ्राइंग का ही है, डीप फ्राई के जितने इवन डेजर्ट्स भी होते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं। क्या वजह है कि ये जो सारा हिंदी भाषी इलाका है यस सर। उसमें तलने पर इतना जोर किया है, क्यों है? क्या भौगोलिक सांस्कृतिक कारण है इसके? सर भौगोलिक कारण तो है, जैसे
ऑयल्स का भी वो नेचर चेंज होता रहता है। अगर हम साउथ में देखें तो वहाँ पे उन क्लाइमेट के हिसाब से वो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। हम इधर नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन जो है तो वहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ होता है। लेकिन आप मेरे क्षेत्र में नहीं बता रहे हैं सर हम हिंदी क्षेत्र में तलने सर। पर इतना जोर क्यों है? सीधा सीधा स्वास्थ्यकर सर खाना ये- क्यों नहीं पसंद आता लोगों को? ये भी है सर कि न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड और हेल्दी डाइट का शायद उतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बेकिंग और स्टीमिंग ये सब हेल्दी ऑप्शंस है, हेल्दी अल्टरनेट हैं। लेकिन जो टेस्ट बर्ड है नॉर्थन इंडियंस का वो ज़्यादा स्पाइसी और फ्राइड फूड को लेकर है, तो इस वजह से शायद। तबिश, अगर आपकी ज़िंदगी अब तक एक डिश है यस सर। तो उसका कुक कौन है? सर फादर, माय पेरेंट्स। अगर आपकी ज़िंदगी एक डिश है और पेरेंट्स उसके कुक हैं यस सर। तो स्पाइसेस क्या है सर स्पाइसेस मेरे फ्रेंड्स, और स्वाद क्या है? स्वाद मेरी जो पर्सनालिटी निकली, क्रिटिक क्या है, कौन है? मेरे मेंटर्स। ठीक है तबिश, आपसे बात करके हम लोगों को अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते थैंक यू सर। वेलकम। हैं। आइए बैठिए तबिश। थैंक यू सर। जी बताइए, आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू कैसा गया है? किन एरियाज में आपको लगता है कि आपने ठीक किया है? कहाँ आपको लगता है कि सर अभी यहाँ थोड़ा और देखना पड़े? सर जो टेक्निकल चीज़ें हैं मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसमें मुझे थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है। थोड़े रिसेंट अपडेट्स कहीं कहीं मिसिंग थे, और फ्लो का। तबिश, you're a good candidate, definitely you're a good candidate. आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, you carry yourself well, आपका एंट्रेंस ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसा फॉर्मली इसको टाई को प्रॉपर बंद करेंगे और जितना फॉर्मल पॉसिबल है उतना फॉर्मल वहाँ रहेंगे। जनरली सिटिंग पोस्चर अच्छा है, वॉइस लेवल अच्छा है, एक आध जगह पे फ्लो थोड़ा सा ब्रेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इट कैन बी अ लिटिल बेटर एट अ फ्यू Yes. प्लेसेस। हैंड मूवमेंट बाय एंड एज रेस्ट्रिक्टेड है, आई कांटेक्ट यूजुअली ठीक है। सो दैट इज एज फार एज द कम्युनिकेशन इज कंसर्न, वर्बल एंड नॉन वर्बल। बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू, देखिए हर इंटरव्यू की एक ऑर्गेनिक लाइफ होती है। द पॉजिटिव थिंग अबाउट योर इंटरव्यू इज दैट देयर इज it's an organic conversation that's going on. It's not like a table tennis match, it's not necessarily like a quiz, it is not. In your case, this is the best part of it. Conversation में एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ आप जा पा रहे हैं, so उससे एक तरह से फ्लो बन रहा है कन्वर्सेशन का, जो कि बहुत पॉजिटिव है और वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर इंटरव्यू बहुत फैक्चुअल होता है वहाँ पर, तो नो मैटर आपके पास उसके उत्तर हैं या नहीं हैं, उससे उतना फ़ायदा आप लोगों को आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू कंसेप्चुअल चलता है और एनालिटिकल चलता है तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो इफ़ यू आर इन पोजीशन टू लीड द बोर्ड टू एनालिटिकल एंड कन्वर्सेशनल पाथ, डू इट, इट विल बी इन योर फेवर, राइट? जनरली अदरवाइज अच्छा है। जो सजेशन है वो दो जगहों पर है। एक तो कभी कभी यू टेक इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑफ द मेथड। अपने जजमेंट रखिए अपने पास कि अगर आपको क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर पता है तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो उसे जाने दीजिए। इट्स नॉट रियली नेसेसरी टू आंसर एवरी क्वेश्चन, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि कई बार आपका मना करने का क्या तरीका है, उसका प्रभाव आपके आधे तैयार आंसर को डिलीवर करने से ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना? आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक पॉजिटिव वो आएगा। Last suggestion, at a few places, maybe one or two, you started your answer with the word no. ठीक है? The biggest, I mean, this is a thumb rule, golden rule of any interview, that the candidate should not start their answer sentence with the word no, right? Even if you have a sentence which is negating a particular thing, the word no should come to in the later part of the sentence rather than in the beginning of it, because it वो उस नेगेशन को डाइल्यूट कर देता है और बोर्ड मेंबर्स आर मोर वेलकमिंग टू दिस नेगेशन रादर देन अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद नो, ठीक है? इट्स अ जनरल थंब रूल विच यू कैन फॉलो। आपको समझ में आ रही है बात? सॉरी मैंने अंग्रेजी में बोली। नो सर, आई एम कंफर्टेबल, आई जस्ट ठीक है, प्रेफर। तो बाकी चीज़ें जनरली अच्छी हैं मेरे ख्याल से। आपके इंटरव्यू में और कोई मेजर परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ब्रशअप कर लीजिएगा कुछ इलाकों को, सोशियोलॉजी के भी। सर ये फ्लो, मतलब मुझे कभी कभी लगता है मैं थोड़ी स्पीड में नहीं, आज तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा था कि आपकी स्पीड तेज है। Yes,
एक आध जगह पे ये जरूर लगा कि और अच्छी होती, थोड़ा सा फ्लो और थोड़ा सा तेज होता, Okay. वॉल्यूम थोड़ी सी तेज होती, लेकिन कम्युनिकेशन पैरामीटर्स में बाय एंड लार्ज आप अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।